हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1। देखिए, आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है पालमपुर गांव की कहानी जानेंगे। देखिए, मूलतः ये चैप्टर का नाम पालमपुर गांव की कहानी रखने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि यहाँ पर एक जो चैप्टर है यानी इकोनॉमी की स्टार्टिंग जो की है, यानी अर्थशास्त्र की स्टार्टिंग जो 9 से की गई है वो इस रूप में की गई है। कोई बच्चा जो है अपने नज़दीक के परिवेश को देखते हुए पूरी अर्थशास्त्र की धारणा है उसे समझ सके, उससे उसे कोरिलेट कर सके, जोड़ सके, ताकि उसके मस्तिष्क के पटल पर ये चीज़ें जो है स्थापित हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसका नाम पालमपुर गांव की कहानी रखा गया है। इसलिए और कोई चैप्टर जैसे और कोई आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जैसे ज़्यादा चैप्टर क्या होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो है नाम होता है वो रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पालमपुर गाँव की कहानी रखने का नाम यही था, रीज़न यही था कि जो बच्चा होता है 9th लेवल पर वो इतना ज़्यादा वो मेंटली जो है स्ट्रांग नहीं हो पाता है, मेंटली जो है इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो अर्थशास्त्र जैसे जो अन्य जो जटिल विषय हैं, जटिल विषयों को समझ सके। ठीक है, तो इसलिए उसे उसके जो नज़दीक का परिवेश से जोड़ने के लिए इस तरह के नाम रखे जाते हैं और एक कहानी के रूप में पूरा चैप्टर समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या हमें जानेंगे, क्या क्या बातें हमें जहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी जो है डेली करंट अफेयर सीरीज आ रही है जो कि यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम अन्य छोटे छोटे एग्जामों की तैयारी की जो प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो है वो भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को रूरल एकेडमी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालमपुर की कहानी। देखिए, पहले तो यहाँ पर एक अवलोकन दिया गया हुआ है। अवलोकन का मतलब हमें देखना है भाई क्या क्या पालमपुर गांव में है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, पालमपुर गांव जो है मुख्यतः कृषि आधारित गांव है, यानी कि यहाँ पर लोग खेती पर डिपेंड है। कुछ लोग जो है वो लघु स्तरीय विनिर्माण में शामिल हैं। ठीक है, कुछ डेयरी में है, कुछ परिवहन आदि इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी है, निर्मित मानव निर्मित वस्तुएं भी हैं और मानव प्रयास, मुद्रा आदि ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गांव के अंतर्गत। देखिए, पालमपुर जो गांव है यहाँ पर लगभग इसमें बताया गया है कि इसमें लगभग विभिन्न जातियों के 450 परिवार हैं, जिसमें लगभग गांव की जो अधिकांश भूमि है वो उच्च जाति के परिवारों के हाथों में है। ठीक है, उनमें से कुछ परिवार जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, यानी दलित जाति के लोग हैं, जिनकी उस गांव की कुल जनसंख्या का वो 1/3 है और उनके पास काफ़ी छोटे घर हैं और काफ़ी छोटी भूमि का टुकड़ा भी है। ठीक है, उनके घर जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि किस प्रकार के बने हुए हैं, घास फूस के यानी मिट्टी के बने हुए घर हैं, यानी कि वहीं जो उच्च जाति के लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, उनके घर जो पक्के बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमारे गाँव में एक सामाजिक असमानता है, उसको देखते हुए कैसे संसाधन वितरण किए गए हैं। तो वो चीज़ कहानी यहाँ के रूप में यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, देखिए, पालमपुर मूल रूप से जो गांव यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, ये एक राइटर है गिलबर्ट 18, इनका शोध अध्ययन है, इस पर आधारित है ये। ठीक है, और ये पश्चिमी यूपी का एक जिला है बुलंदशहर, इसका एक गांव है पालमपुर। ठीक है, तो वहाँ की एक जो अवलोकन है उस अवलोकन को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में ये क्लियर रखना, मतलब ये आप लिखना नहीं है, केवल आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं खेत, यानी कि अपना अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, यहाँ पर अपना भारत जो है, भारत में जो लोग हैं यानी हमारे भारत में खेती जो है उत्पादन की मुख्य गतिविधि है, प्रमुख गतिविधि के रूप में जानी जाती है। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना, भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, यानी गांव में और कोई रोजगार के साधन तो है नहीं, तो वहां पर खेती प्रमुख गतिविधि है। ठीक है, इसके अलावा गांव जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण अंचल है, तो ग्रामीण अंचल में कुछ अन्य गतिविधियां भी होती हैं जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी, ये सब जो है ये भी शामिल हैं। तो पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना कि अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। ठीक है, यानी कि हम गांव की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, किस तरह से गांव में अर्थव्यवस्था का वितरण है, किस प्रकार से जो है आर्थिक रूप से लोग हैं वहां पर, तो ये सब हम चीजें वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने ये पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन का संगठन, यानी कि अगली हेडिंग आपकी जो है ये है उत्पादन का संगठन। यानी किस प्रकार से उत्पादन होता है, उत्पादन क्यों होता है, क्या करने का रीजन है, उत्पादन के लिए हमें क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हमें जरूरत है, वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए, उत्पादन हम तभी करते हैं, यानी उत्पादन का उद्देश्य जो होता है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। यानी सीधे साफ साफ शब्दों में एक बात कही जाए, ये कही जाए
कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, यानी हमें अगर आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम आविष्कार नहीं करेंगे, आविष्कार से मतलब उत्पादन भी नहीं करेंगे। यानी हमें जब आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, मान लीजिए सुबह सुबह आप देखते हैं शहरों में बच्चों में एक हैबिट होती है कि भाई सुबह सुबह बिस्किट खाना है, तो बिस्किट खाने के लिए भाई उत्पादन करना जरूरी है, यानी बिस्किट की फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलाएंगी, उनके बिस्किट की फैक्ट्रियों के लिए व्हीट चाहिए, यानी व्हीट का फ्लोर चाहिए, यानी गेहूं का आटा चाहिए, और भी चीज़ शुगर चाहिए, ठीक है। वो सब कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके कृषि से आ रहे हैं, यानी खेती से आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, यानी जो खेती का मटेरियल है, यानी खेती से आपके गन्ने से चीनी बन रही है, ठीक है। वहीं जो आटा है, अब गेहूं का आटा है, वो गेहूं से बन रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, प्रसंस्कृत होकर बिस्किट का निर्माण, यानी बिस्किट के रूप में आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यानी उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, यही वाला पूरा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हमें जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मूल रूप से 4 चीजें हमें आवश्यक होती हैं। अब 4 चीजें कौन कौन सी हैं इनमें, वो पहले जानेंगे। तो इसमें पहले का सब पॉइंट लिख लेना कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। 4 चीजें कौन कौन सी हैं, वो उनके यानी कि नंबर बाय नंबर नाम लिखेंगे हम। तो देखिए इसका पहला सब पॉइंट आप नोट करेंगे। पहली जो आवश्यकता है हमारी वो है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज, ठीक है। यानी कि ये हमारी पहली आवश्यकता है। पहले तो यानी कि हमें उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता है, वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए, जैसे कि हमारे लिए मूलभूत क्या है, जल, ठीक है। वन क्षेत्र भी होना चाहिए, कुछ खनिज भी होने चाहिए, ताकि हम जो है खेती वगैरह कर सकें, ठीक है, यानी कि जो ये कर सकें, ठीक है। दूसरी आवश्यकता जो होती है हमारी वो होती है श्रम की, यानी कि जो भूमि वगैरह है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन वगैरह है, वहाँ पे उत्पादन तभी होगा जब हम लोग इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे, यानी कुछ शारीरिक कार्य करेंगे, शारीरिक कार्य में दक्ष लोग जो होंगे वहाँ पर मौजूद होंगे, तभी उस भूमि पर कुछ उत्पादित कर पाएंगे, वरना वो भूमि ऐसी बंजर पड़ी रहेगी, ठीक है। तो सेकंड यहाँ लिख लेना, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, ठीक है। यानी कुछ उत्पादन क्रियाओं में क्या होता है, कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, कुछ में क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिसमें केवल शारीरिक मेहनत लगती है। तो हमें हर तरह के लोग चाहिए श्रम में, ठीक है। श्रम में हर तरह के लोग आ जाते हैं, जरूरी नहीं है गांव में केवल आपके अनपढ़ लोग ही हों, यानी पढ़े लिखे लोग, यानी जैसा जिसकी उत्पादन का जैसा स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग हमें जो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए तीसरी आवश्यकता जो हमारी है, ये पहले का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे। ये थर्ड आवश्यकता जो हमारी है ये है कैपिटल, यानी कि भौतिक पूंजी की, यानी जो उत्पादन है, यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो अपचित किए गए जो आगत हैं वो हमें पता होना चाहिए, यानी हमें कितना चाहिए, कितना मद हमारा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसी कैसी मशीनरी हमें चाहिए, ठीक है, और हमारे रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या लाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड सब पॉइंट लिख लेना कि भौतिक पूंजी, ठीक है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, यानी क्या क्या आगत हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ मदें आती हैं, भौतिक पूंजी के अंतर्गत भी कुछ मदें आती हैं, जैसे देखिए थर्ड सब पॉइंट का ही सब पॉइंट है, ये का सब पॉइंट बना देना। पहली मद आती है आपकी औजार, मशीन और भवन, भौतिक पूंजी में। इन्हें जो है हम लोग स्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे अगर हम किसान के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, ग्रामीण अंचल के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, तो औजार वहां पे क्या हुआ, औजार मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया। मशीन क्या हुआ, मशीन के रूप में आप मान लीजिए थ्रेसर मान लीजिए मशीन हो गया, ठीक है। तो ये जो है भवन क्या हो गया, ये भवन हमने एक बना दिया वहां पे, जहां पे हम अनाज जो है अपना संचित करके रख रहे हैं। तो ये हमारा स्थायी पूंजी है, यानी कि हमारे परिवर्तनशील नहीं है, बार बार चेंज नहीं होगा। हमने एक बार ये साधन बना लिए अपने, इनसे आगे अपना जो है कृषि विस्तार करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी भौतिक पूंजी में स्थायी पूंजी कही जाएगी, ठीक है। तो लिख लेना पहले थर्ड का सब पॉइंट, थर्ड का पहला सब पॉइंट, इसमें सब पॉइंट है कि औजार, मशीन, भवन, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे यानी कि थर्ड सब पॉइंट का खास सब पॉइंट जो है ये है, ये कच्चा माल और नगद मुद्रा जो है, ये इन्हें हम जो कहते हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं इन्हें। यानी कि हमें उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुनकर वगैरह हैं, उन्हें सूत की आवश्यकता होती है, कुम्हारों के द्वारा प्रयोग करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो हमें मान लो खेती है, खेती में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, खेती में कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए हमें चाहिए बीज चाहिए भाई, यानी बिना बीज के तो ऐसा थोड़ी ना बिना बीज के हम फसल उगा देंगे, तो हमें बीज चाहिए वहां पर, ठीक है। यानी अगर हम ग्रामीण परिवेश में बात कर लें तो वहां पे हमें बीज चाहिए, ठीक है, और भी सारी चीजें चाहिए। तो वो हमारे कच्चा माल होता है, यानी कच्चा माल और नगद मुद्रा है, वो हमारी कार्यशील पूंजी में आती है, यानी कि इनका चक्कर होता रहता है। यानी हमने एक बार बीज जो है जमीन में बो दिए, उगकर फसल खड़ी हो गई, फसल खड़ी होने के बाद, फसल पकने के बाद हमने काट ली, उसके बाद बीज बचा थोड़ी ना रहेगा, बीज हमें फिर से जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्यशील पूंजी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने थर्ड का खासा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चौथी जो आवश्यकता हमारी है, यानी कि चौथी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो हमारी जो है
मानव पूंजी, यानी कि हम जिन्हें मानव पूंजी के रूप में कहते हैं, यानी कि जिसे हम मानव पूंजी के रूप में जानते हैं। चौथी आवश्यकता, मानव पूंजी क्या होती है वो अगले चैप्टर में हम यहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। मानव पूंजी कैसे बनती है, क्या क्या मानव पूंजी के आयाम होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में जानेंगे, यहाँ मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो चौथा आवश्यकता जो हमारी है ये है स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी इसे जब मूल रूप से हम कह सकते हैं मानव पूंजी, यानी कि हमने जो कुछ उत्पादित कर लिया, अब उसे उपभोग कैसे किया जाए, यानी स्वयं उपभोग कैसे किया जाए, बाजार में उसे कैसे बेचा जाए। ठीक है, और भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है, इन सबको एक लयबद्ध तरीके से कैसे यूज किया जाए, इसके लिए ऐसे व्यक्ति की यानी ऐसे माइंड की आवश्यकता पड़ेगी जो इसे आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए हम इसे साधारण भाषा में से हम कहेंगे मानव पूंजी, यानी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कर पाएगा, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे जो हमने मान लो हमने खेतों में कुछ माल उपजाया है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी तो बेच पाएगा बाजार में जाके, तभी तो वो बाजार में जब बेचेगा तो भाव मिला पाएगा कि किस तरह किसका कितना भाव चल रहा है, उस भाव के अकॉर्डिंग हमारा कितना माल हो रहा है, तभी तो कर पाएगा वो। ठीक है, यानी अगर बिल्कुल भी नहीं जानता है, अनभिज्ञ व्यक्ति है, तो यकीन मानिए धोखा खाएगा वो, और इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे हम जो है चौथा जो पॉइंट है वो मानव पूंजी के रूप में रखते हैं। तो यहां लिख लेना कि आपको स्वयं उपभोग हेतु, या ये लिख लेना यहां से। ठीक है, तो यहां लिख लेना आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं, पूरा लाइन ये लिख लेना चौथे सब पॉइंट में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर देख पा रहे होंगे एक इमेज है, यहां पर इमेज में आप देख रहे हैं कारखानों में मशीनों पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्पादन जो है वो भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, इन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यानी कि वैसे तो यहाँ पे चार चीजें हैं, चार आवश्यकताएं पड़ती हैं, यानी कि चार हमारे जो उत्पादन करने के लिए हमारी चार चीजों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे जो कारक हैं, उत्पादन के कारक हैं, वो मूल रूप से तीन ही हैं, यानी भूमि है, श्रम है और पूंजी। मूल कारक जो है वो तीन ही हैं, ये याद रखना आप। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं पालमपुर में खेती। देखिए यहां पर जो पालमपुर में से अभिप्राय, देखिए पालमपुर, हमें पालमपुर की कहानी नहीं जाननी है, पालमपुर की कहानी नहीं लिखनी है, हमें जो महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे वो हमें यहाँ पे अध्ययन करना है उनका। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग इसी तरह डाल लीजिए, पालमपुर में खेती। पालमपुर की जो खेती के रूप में हम जो है हमारे देश में कितनी खेती है, कितनी खेती पे हमारे यहाँ कितनी जमीन पर फसलें हो रही हैं, कितनी जमीन पर जो कृषि एरिया में जो है डिवाइड है, वो हम पहले यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो पालमपुर में खेती, तो आपने हेडिंग डाल ली है। तो पहली इसमें सब हेडिंग यही है कि भूमि स्थिर है। ठीक है, यानी कि भूमि स्थिर का मतलब क्या है कि भूमि ऐसी नहीं है कि भाई कार्यशील हो, बार बार परिवर्तित होने वाली हो, भूमि स्थिर रहती है। ये हो सकता है कि भाई भूमि आज किसी एक व्यक्ति पर है, ठीक है, अब एक व्यक्ति के मान लो 2 बेटे हो गए, तो उन 2 बेटों में डिवाइड हो गई, 2 के 2 और हो गए, तो उन चारों में डिवाइड होगी। तो ऐसे करके कि भूमि का कवरेज कम होता चला जाएगा, ये जरूर हो सकता है, लेकिन भूमि जो है वो अपनी यथा ही बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर पालमपुर में खेती कैसी है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखेंगे आप, इसमें थोड़ा सा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे देखिए पालमपुर में भूमि स्थिर है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखवाना कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ, इसमें केवल समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे भूमि जो है खेती योग्य है, कैसी कैसी भूमि है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लिख लेना आप कि भूमि मापने की जो मानक इकाई होती है वो हेक्टेयर होती है। ठीक है, इसमें लिख लेना आप भूमि स्थिर में भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। ठीक है, यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। ठीक है, यानी भूमि मापने की हमारी मानक इकाई कौन कौन सी है, ये नोट में लिख लेना आप, ये नोट लगा के लिख लेना। देखिए यहां पर भूमि स्थिर में थोड़ी सी एक बात और जान लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं कि जो भूमि है यानी खेती में प्रयुक्त भूमि जो है वो बस यानी स्थिर मानी गई है। और पालमपुर की जो भूमि है, यहाँ देखिए पालमपुर की जो है लिखा है 75% लोग पालमपुर के जो है वो जीविका के लिए खेती में लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ 1960 से आज तक यहाँ पे जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पर पालमपुर का एनालिसिस किया गया है, और हमें पालमपुर का एनालिसिस नहीं करना है, हमें अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालने हैं। ठीक है, हमें पालमपुर वाली कहानी नहीं सुननी है ज़्यादा, हमें अपने अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालने हैं। अब देखिए इसी क्रम में पालमपुर की अगली जो है वो सेकंड जो आएगी वो आएगी, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। ये यहाँ पे निकल के आया है, यानी कि हमें जो पालमपुर में भूमि मिली है, क्या उस भूमि से हम अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। देखिए पालमपुर में मान लीजिए पालमपुर बोल रहा हूँ बार बार, गाँव में मूल रूप से अपने यहाँ उत्तर भारत के जो गाँव है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव हैं, तो वहाँ पर 3 बार यानी 3 फसलें उगाई जाती हैं साल में, आप जानते होंगे। यानी कि यहाँ पर
कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, यानी कि अक्टूबर दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है, वहीं जो कि रबी के मौसम में होती है, वहीं सर्दी के मौसम यानी रबी के मौसम में गेहूं की खेती होती है। ठीक है, इसके अलावा भूमि के एक भाग पर गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वो वर्ष में एक बार कटाई भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसलें उगाते हैं, जिन्हें हम बहुविध फसल प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अक्सर गांव में जो लोग होते हैं ऐसा नहीं है केवल एक ही फसलें उगाएं, एक से ज्यादा फसलें उगाते हैं, तो उन्हें हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में आज भी देश की कुल क्षेत्र के 40% से भी ज्यादा जो कम क्षेत्र में ही हमारे यहाँ सिंचाई होती है। ठीक है, और शेष क्षेत्रों की जो खेती होती है वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। तो देखिए इसमें पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखते जाएंगे, कहां से लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। ठीक है, देखिए यहां से आप पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से कर लीजिए स्टार्ट। यहां पे पहला पॉइंट कि बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सेकंड का सब पॉइंट, सर्दी के मौसम में रबी यानी कि गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, गेहूं उगाया जाता है। थर्ड पॉइंट, भूमि के एक भाग के रूप में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। अब देखिए हमने ये पालमपुर से जोड़ के कहानी लिखी है, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। पहली बात तो हमें ये जानने को मिली यहाँ पर कि भाई बरसात के मौसम में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं, ज्वार और बाजरा हो रहा है। यानी अगर आपसे कहीं ऑप्शन लगाने के लिए आ जाए कि ज्वार बाजरा किस मौसम की फसलें हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, खरीफ, रबी, जायद, किसकी फसल है, तो आप बता दें खरीफ की फसल है। ठीक है, और इसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, यानी कि हम पशुओं के चारे के लिए कर रहे हैं ज्वार बाजरा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपने ये 3 पॉइंट इसमें लिख लिए हैं। अब देखिए यहां पर चौथा पॉइंट यहां लिखेंगे कि एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट डाल के एक बात लिख लेना यहां पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। नोट डाल के एक बात लिख लेना यहां पर कि देश में आज भी कुल क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है, और शेष क्षेत्रों में खेती जो है मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी ये आंकड़े हैं आपके जो आपने इस पुस्तक से निकाले हैं। ठीक है, ये आप यानी कि ये जो आंकड़े हैं आप जब निबंध लिखेंगे, यानी कि मेंस का जो एग्जाम का निबंध लिखेंगे, तो वहां पर इन सबका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कितने भाग पे कवरेज पे खेती हो रही है, कितने भाग हमारे जो है कृषि क्षेत्र का जो सिंचाई के लिए अच्छा खासा भरपूर पानी मिल रहा है, तो आप बता देंगे वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई हम। अब देखिए यहां पर कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए, जैसे हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ था। ये सर्वे जो है पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग की तरफ जो एक सर्वे करवाया गया, तो सर्वे में ये पाया गया कि 1950-51 में हमारे यहाँ जुताई का जो भारत में क्षेत्र था वो था 129 मिलियन हेक्टेयर। वहीं 2014-15 में आते आते ये क्षेत्र जो हो गया है 155 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, यानी कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, बहुत ही कम नाम मात्र की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि डबल हो गया हो। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए आपने ये कुछ पॉइंट तो इसमें लिख लिए हैं, 3 पॉइंट लिख लिए हैं, 4 पॉइंट लिख लिए हैं, 5वां पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पे 5वां पॉइंट आपका यही है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, इसमें लिखेंगे आप आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग के द्वारा, ठीक है, द्वारा जारी पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 के अनुसार, ठीक है, 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र था, जो कि 2014-15 में बढ़कर 155 मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र हो गया है। इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, अब आपके माइंड में समझ में आ गया होगा फैक्ट कैसे लिखे जाते हैं। तो ये आपका तैयार हो गया, यानी 1950-51 का आंकड़ा आपके सामने आ गया, और 2014-15 का बीच वालों जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम शुरुआत के और आखिरी के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये सर्वे आपने लिख लिया, जैसा मैंने पॉइंट बताया उसी भाषा में लिखेंगे आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं जो यहां पर ये आपकी जो संदर्भित हेडिंग थी कि उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है।
देखिए हमारे यहाँ पहले क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय तक लोग जो थे वो परंपरागत रूप से खेती कर रहे थे, परंपरागत रूप से जो पारंपरिक बीज थे उनका प्रयोग करते थे। तो उनसे क्या होता था, जो उत्पादन होता था बहुत ही कम होता था, जबकि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा थी, यानी कि हमारे यहाँ खाने वाले लोग ज़्यादा थे, अनाज खाने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन उत्पादन हो नहीं पा रहा था। दूसरी बात ये थी, जो पुराने परंपरागत बीज थे वो इतने ज़्यादा जेनेटिकली डेवलप्ड नहीं थे, जेनेटिकली जो है यील्ड वेराइटी नहीं थी, ताकि उनसे अच्छा खासा उत्पादन हो सके, अच्छी खासी ग्रोथ हो सके, उनसे अच्छी खासी समय में तैयार हो सके, यानी बहुत कम समय में तैयार हो सके, ऐसे भी नहीं थे। यानी पुराने वाले जो बीज थे उन्हें समय तैयार होने में काफ़ी समय लगता था, इसके अलावा उत्पादन भी नहीं होता था। और दूसरी बात ये थी कि हल्की बहुत जो मौसम की मार होती है वो भी वो झेल नहीं पाते थे, तो इस वजह से हमारे यहाँ उत्पादन जो था बहुत कम हो रहा था। तो ऐसे में 1960 के दशक में हमारे यहाँ एक हरित क्रांति आई है, यानी खेती में जो है पारंपरिक बीजों का उपयोग की जगह एक हरित क्रांति आई है। ठीक है, तो उस हरित क्रांति ने हमारे यहाँ की जो खेती की पद्धति है उसे बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो यहां पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, छठा पॉइंट, 1960 के दशक में, सॉरी यहां लिखेंगे 1960 के दशक के मध्य तक खेती में परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। ठीक है, ये छठा पॉइंट है। छठे का सब पॉइंट लिखेंगे, किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि ये सब प्रयोग करते थे। तो ये जो चीज़ें थी उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। अवेलेबल होने का रीज़न ये था, जो गाय या भैंस वगैरह पालते, मवेशी वगैरह पालते थे, तो ये सब चीज़ें उनके पास तत्काल उपलब्ध थी, लेकिन इनसे उत्पादकता नहीं बढ़ी। फिर क्या था कि 1960 के दशक में एक हरित क्रांति आई है। ठीक है, सातवां पॉइंट नोट करेंगे, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी HYB यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यानी कि जब जो आपकी हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति में 2 ही फसलों का चयन हुआ है, ये आप याद रखना यहाँ पे, कौन कौन सी, गेहूं का और चावल का, यानी इसकी उत्पादकता बढ़ाई गई है। इस शुरुआत में हरित क्रांति के अंतर्गत 2 फसलें थी आपकी, गेहूं और चावल। तो ये प्रश्न पूछा जाता है हरित क्रांति की मुख्य फसलें क्या थी, गेहूं और चावल थी। ठीक है, जिसमें जो HYB बीज है यानी हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ क्या क्या पूछा जाएगा आपसे और किस तरह पूछा जाएगा, ये भी बताता जा रहा हूँ साथ के साथ, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाषा इतनी लिखी, भाषा से मतलब नहीं है हमें, भाषा तो हम भूमिका बनाने के लिए अपनी लिखते हैं, भाषा इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत कि हमें मेन से एग्जाम में लिखना है, तो हमें कैसे लिखेंगे पॉइंटों को, उसलिए भाषा लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए HYB जो बीज आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ उपज बढ़ जाएगी। यानी कि इन बीजों की सहायता से क्या हुआ कि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पानी की आवश्यकता थी, रासायनिक खाद की, कीटनाशकों की आवश्यकता थी। यानी कि हमारे यहाँ जब हमने HYB बीज हमने लगा दिए तो उनके लिए हमें और आवश्यकताएं भी पड़ी। ये देखिए एक इमेज दिया गया है कि अधिक उपज वाले बीज हैं, इनके लिए अच्छी खासी हमें जो है उर्वरक चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए, सिंचाई के साधन चाहिए, तभी ये बीज जो है फल फूल सकते थे। यानी इनके सामने, इन बीजों के सामने भी समस्याएं थी। यानी कि ऐसा नहीं था हरित क्रांति ने हमें लाभ ही लाभ दिया है, लाभ नहीं दिया, इसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे हुए हैं। दुष्परिणाम कौन कौन से हुए हैं वो इसी में हम देखेंगे। अब देखिए HYB बीज आ गए, तो HYB बीजों के लिए अधिक से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पानी की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कीटनाशक हैं यानी पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो इनकी भी आवश्यकता थी, तभी ये संभव थी। ठीक है, तो बहरहाल क्या हुआ कि जब शुरुआती दौर में हरित क्रांति अब चल रही थी, तो हरित क्रांति अब चलने के दौरान हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका असर रहा है हरित क्रांति का। ठीक है, तो वहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा ये रही हरित क्रांति, तो वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा पानी का दोहन किया गया, यानी जो सिंचित जो भौम जल है, भौम जल को बहुत ज़्यादा निकाला गया जमीन से। इसके अलावा वहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज किया गया। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की ये सब चीज़ें थी दूषित हो गई हैं, वहाँ का पर्यावरण जो है दूषित हो गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो पंजाब का जो जल स्तर है काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, जाने का रीज़न ये था कि हरित क्रांति के दौरान उन्होंने अंधाधुंध तरीके से जल का उपभोग किया है। ठीक है, तो हरित क्रांति हमारे लिए बहुत अर्थों में सही साबित नहीं हुई, इससे हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर दी, बहुत सारे दुष्परिणाम भी हुए, वो सब हम साथ के साथ जानेंगे। पहला दुष्परिणाम ये हुआ कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जब पानी लगाया गया तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी लगाने से जमीन जो है दलदली हो गई, दलदली जमीन होने से वहाँ पे तमाम तरह के जो कीट पतंगे थे वो उगना शुरू हो गए। उसके अलावा हमने जब बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया तो क्या हुआ, कीटनाशकों से प्रयोग करने से हमारी जो मिट्टी थी, मृदा जो थी, मृदा की अम्लता बढ़ गई, मृदा में बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी मृदा, यानी कि उसकी उर्वरता जो थी उसका क्षरण हुआ। ठीक है, और तमाम तरह की हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारी पनपी। ठीक है, तो ये सब दुष्परिणाम हुए हमारे सामने हरित क्रांति के। तो इसी में नोट करेंगे आप, देखिए आपने 7वां पॉइंट यहाँ पे नोट किया है, आई होप आपने
हाँ 7वां पॉइंट नोट किया है, 7वां के सब पॉइंट नोट करेंगे, 7वें का सब पॉइंट, यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। इसी में 7वें का सेकंड सब पॉइंट, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी कि हरित क्रांति का सबसे पहले लाभ किसने उठाया? पंजाब ने उठाया पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा पंजाब में फली फूली है। उसके दूसरे नंबर पर आया हरियाणा और तीसरे पर आया पश्चिमी यूपी, समूचा यूपी नहीं, केवल पश्चिमी यूपी। ठीक है, तो इसके लिए तमाम जो है आपके नलकूप वगैरह लगाए गए, तमाम जो है आपके परंपरागत जो है यहाँ पे जो है आपकी हरित क्रांति वाली खेती के लिए तमाम सिंचाई के साधन लगाए, विकसित किए गए, तमाम जो है और भी साधन बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अनुमान बताया गया है कि परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो थी 1300 किलोग्राम थी प्रति हेक्टेयर में। वहीं जो HY यानी हाई यील्ड वेराइटी वाले बीज थे उनसे एक हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम की जो है उपज यहाँ पे निकल रही थी। तो इससे क्या था, किसान के पास काफी अच्छी खासी मात्रा में अधिशेष बच रहा था। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने एक जनरल आंकड़े थे, बस हमने बताने के लिए समझाया आपको कि कितनी कितनी यानी पुराने वाले बीजों से कितना एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा था, नए वाले बीजों से HYB वाले बीजों से हमारा कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप अगला पॉइंट लिख लेना इसी में, 7वें का थर्ड सब पॉइंट, HYB बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। ठीक है, HYB बीजों से गेहूं की उपज, ठीक है, गेहूं की उपज लगा लेना इसके अंदर, यानी ये तो पता चले किसकी उपज हो रही, गेहूं की उपज है। ठीक है, गेहूं की उपज जो थी वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। ठीक है, हरित क्रांति के जनक आप जानते ही हैं, नॉर्मन बोरलॉग हैं और अपने एम स्वामीनाथन हैं। ठीक है, दोनों लोगों को आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, यानी कि हमारे यहाँ जो उस समय दालों का उत्पादन कितना हो रहा था। यानी कि हमने तो अनाज का उत्पादन अपने यहाँ देख लिया। ठीक है, अनाज का उत्पादन किस प्रकार का था। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ दालें जो हैं, दालें किस प्रकार से उत्पादन हो रहा था दालों का। तो 8वां पॉइंट नोट करेंगे आप कि कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग, ठीक है, ने फरवरी 2018 में एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1965-66 में दालों का उत्पादन, ठीक है, 10 करोड़ टन, वहीं दालों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन दोनों समान रूप से 10 करोड़ टन था। ठीक है, वहीं 2017-18 में दालों का उत्पादन मात्र 24 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन 97 करोड़ टन है। ठीक है, यानी कि जब शुरुआत में हमारे यहाँ इस शुरुआती दौर जब था हरित क्रांति के दौर के समय हमारे यहाँ दालें और गेहूं समान रूप में उगाए जाते थे। तभी आप देखते होंगे उस समय के लोग, यानी कि तमाम दालें वगैरह थी, बहुत ज्यादा दालें वगैरह खाते थे। ठीक है, आज के टाइम में जब दालों का उत्पादन जब घट गया है तो दालों के प्राइस भी हाइक हो गए, यानी बढ़ गए हैं। ठीक है, यही रीजन है। तो आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा कि अभी वाले आंकड़े क्या हैं और तब के आंकड़ों में क्या अंतर है। यानी 1965-66 में दालों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन लगभग बराबर था। आज की डेट में अगर देखें तो दालों का उत्पादन हमारे यहाँ कम हो गया है और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कृषि निगम और किसानों कल्याण विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये 8वां पॉइंट भी नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। यानी कि यहां पर वही सवाल निकल के आ गया कि हमने जो हरित क्रांति लेकर आए हैं तो इस हरित क्रांति का क्या दुष्परिणाम हुआ। कहने का मतलब यहां पर देखिए इस चीज में लाइन में जो है घुमा के हमने समझते हैं कि दुष्परिणाम क्या हुआ। दुष्परिणाम ये हुआ कि खेती की जो धारण क्षमता थी, यानी कि खेती की धारण क्षमता थी वो कम हुई, खेती की जो उपजाऊपन था वो कम हुआ। तमाम हमने जो पर्यावरणीय साधन है, यानी कि तमाम जो हमने सिंचाई के साधनों का उपयोग किया, उससे क्या हुआ, भौम जल स्तर हमारा कम हो गया। तो ये सब हमें दुष्परिणाम भी झेलने पड़े। तो थर्ड हेडिंग आप डाल लेना, थर्ड सब हेडिंग आप लिख लेना, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो धारण कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया। ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे आप पहले का सब पॉइंट, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। ठीक है, इसी में अगला सब पॉइंट, इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर प्रयोग से जल स्तर कम हो गया। ठीक है, ये आपका इसमें सब पॉइंट थे, ये इतने ही सब पॉइंट लिख लीजिए। और अन्य भी नुकसान भी तो हुए ही हुए हैं, तो यानी कि वहां का पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही चेंज हो गया है, तो वो सब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर नोट करके कुछ लिखेंगे। ये नोट जो है वो द ट्रिब्यून एक स्रोत है, द ट्रिब्यून चंडीगढ़, ठीक है, उसमें छपा हुआ एक आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग है ये कि इसमें ये है कि देश में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है।
ठीक है, यानी देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं वो पंजाब के किसान करते हैं। रीजन क्या है? रीजन करने का ये है कि भाई वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा हरित क्रांति का लाभ उठाया, सबसे ज्यादा भूमि यानी कि जमीन के स्तर से जमीन से जल निकाला, उससे खेती की, अच्छे खासे फर्टिलाइजर्स यूज किए। उससे क्या होता है, वहां पर जो वहां की उपजाऊपन था मिट्टी का वो खत्म हो गया। अब भाई आज की डेट में वहां के उपजाऊपन जब खत्म हो गया है, लेकिन आज भी लोग वहां पे अंधाधुंध तरीके से खेती कर रहे हैं, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ लागत भी बढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारा जो 1 हेक्टेयर खेत था, यानी कि 1 हेक्टेयर हमारा जो खेत था पहले, तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए हम पहले जो लगा रहे थे 1 हेक्टेयर के लिए मतलब 1 बोरी यूरिया की लगा रहे थे। आज की डेट में मान लीजिए पंजाब के किसान क्या कर रहे हैं, यानी 1 हेक्टेयर खेत के लिए वहां पर 2 बोरी यूरिया की लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये ऐसा हुआ क्यों है? हुआ इसीलिए हुआ है कि हमने शुरुआत में बहुत ज्यादा मिट्टी की उपजाऊपन कम कर दिया। इस वजह से हमें आज उपजाऊपन बढ़ाने के लिए तमाम रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है। तो ये दुष्परिणाम हुआ है, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लीजिए कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, यानी कि यहां पे लिखेंगे पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वहां की खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये आपका नोट का सब पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगली जो हेडिंग है, ये हेडिंग है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो यहां पर ये कहानी है, इस कहानी में भी कुछ है नहीं खास, ठीक है। इस कहानी में भी कुछ खास है नहीं, तो चाहे तो आप पॉइंट डाल लीजिए या ना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम मेन पॉइंट पहले लिख लेते हैं। मेन पॉइंट हमारे क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा ये कहता है, ठीक है। देखिए डाल लीजिए पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो आसानी रहेगी भाई, हमने कहाँ से उठाया है आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए पालमपुर के किसानों में पहले क्या था, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस भूमि में भी वही एग्जाम्पल दिया गया है, इस आर्टिकल में वही एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन थी और वो व्यक्ति अकेला था, ठीक है। तो क्या था भाई, अच्छा खासा पैदावार हो रही थी, अच्छी खासी उसे भी लाभ प्राप्त हो रहा था। अब भाई उसके 3 पुत्र यानी 2 पुत्र हो गए, 2 पुत्रों में 50-50 बीघा जमीन फिर से बट गई, ठीक है। अब 2 के 2 फिर हो गए, इनमें 25-25 बीघा जमीन बट गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जमीन तो स्थिर रही, बल्कि जो लोग थे, लोगों की जो आमदनी का स्रोत था वो घटता चला गया। यानी जैसे जैसे जमीन छोटी होती चलेगी, लोगों की आमदनी, लोगों का जो उत्पादकता थी, लोग जो अपनी जमीन पर उत्पादन कर रहे थे वो कम होता चला गया, ठीक है। इससे लोगों की आय जो थी वो कम होती चली गई, ठीक है। तो ये यहाँ इस आर्टिकल में यही समझाया गया है। तो हमें ये ज्यादा ध्यान रखने, यानी हमने कहानी के रूप में है तो हमें ज्यादा समझना नहीं है। अब बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र और कृषक इनका वितरण किस प्रकार से है, ठीक है, ये हम जानेंगे। देखिए अभी हाल में एक रिपोर्ट ये आई है, ये आपकी रिपोर्ट यही है, यानी पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 और स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017, इसके अलावा कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें यह बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में, यानी कि जो यहां पर कृषि क्षेत्र, देखिए डायग्राम आप बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहां पर उस समय क्या था, इन कृषि क्षेत्र में आज की डेट में मझोले और बड़े कृषक जो हैं, मझोले और बड़े कृषक यानी कि वो है 55.4% है। वहीं छोटे कृषक जो हैं, आप देख रहे हैं सीमांत एवं छोटे कृषक जो हैं वो 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है वो कितने हैं, यानी कि वो आप देख पा रहे हैं 44.6% है अभी, ठीक है। और कृषकों की संख्या वर्तमान में क्या हो गई है, यानी कि ये अंतर दिखाया जा रहा है, ये आपका अंतर जो दिखाया जा रहा है ये पहले के आंकड़े हैं और ये अभी के हाल के आंकड़े हैं। यानी कि पहले जो बड़े किसान थे, यानी कि पहले जो आज़ादी के हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, लगभग हम बात कर सकते हैं 1950 के लगभग दशक में, ठीक है। 1950 के दशक में क्या था कि 55.4% लोग ऐसे थे जो कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, और ऐसा ये कह रहा है। और 44.6% लोग ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, यानी कि सीमांत कृषक थे। आज की डेट में अगर उठा के देखें हम, तो आज 85% संख्या किनकी है, सीमांत एवं छोटे कृषकों की, क्योंकि जमीन की जो जोतें हैं वो कम होती चली गई। कम होने का रीजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। वहीं अगर बड़े किसानों की बात करें तो आज की डेट में मात्र 15% किसान जो हैं वो बड़े कृषक हैं, मझोले और बड़े कृषक हैं। ये आंकड़े अभी के हैं, ठीक है। कंपेयर किया गया है ये, यानी कि ये 1950 से हमने कंपेयर किया है, लगभग 1950 या 60 के दशक से कंपेयर किया है, और ये आज के आंकड़े हैं वर्तमान में, कि वर्तमान में स्थिति क्या है।
तो देखिए इस डायग्राम को आप इसी प्रकार बना लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और लिख लेना ये कब के आंकड़े हैं, यानी कि ये दिखा रहे हैं 1950-60 के दशक का आंकड़ा है और ये प्रेजेंट का आंकड़ा है, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरा समझा दिया है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी पहले के टाइम में जो हमारे बड़े जो कृषक थे, बड़े जो कृषक थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, मझोले और बड़े कृषकों की। वहीं आज की डेट में अगर देखें तो हमारे जो बड़े कृषक थे उनकी जो तमाम संतानें उत्पन्न होती चली गई, उन संतानों को भी संतानें उत्पन्न हुई, तो जमीन का वितरण हुआ, तो जमीन की जोतें जो है छोटी होती चली गई। तो परिणाम यही हुआ कि आज की डेट में हमारे यहाँ जो लघु और सीमांत किसान जो बोले जाते हैं उनकी संख्या 85% है। वहीं जो बड़े जो किसान है, मझोले और बड़े कृषक हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, उनकी संख्या मात्र 15% रह गई है, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है आपकी पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियन के एग्रीकल्चर 2017 और कृषि सहयोग एवं किसानों कल्याण विभाग के द्वारा जो कृषि जनगणना हुई है इसके अनुसार ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, ऐसा ही एडिटेड डायग्राम बना लेना, मैंने समझा दिया है आपको डायग्राम, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। यानी पालमपुर गांव में एक समस्या ये आई कि भाई 450 लोगों का गांव है, 450 लोगों का गांव है। अब उस गांव में भी जो श्रम का, यानी कि आप देख पा रहे हैं श्रम का, कृषकों का वितरण इस तरह से हो गया है कि भाई खेती जोतें छोटी होती चली जा रही हैं। जब जोत छोटी होती चली जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपने यहाँ किसी को काम पर नहीं लगाएंगे, स्वयं ही खेती कर लेंगे, अपने बाल बच्चों को लगा के, अपनी पत्नी को लगा के खेती कर लेंगे, किसी बाहर वाले मजदूर का सहारा नहीं लेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये जो प्रभाव पड़ेगा कि भाई जो गांव में रोजगार मिल जाता है, रोजगार नहीं मिलेगा। यानी रोजगार थोड़ा बहुत अल्पकाल की रोजगार मिल जाता है, रोजगार का सृजन हो जाता है, वो सृजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 बीघा जमीन है। अब 10 बीघा जमीन के लिए मुझे मालूम भाई मैं अकेले से इसमें से यानी जुताई नहीं कर सकता, इस अकेले यहाँ से फसल नहीं काट सकता, मुझे 2 आदमी की जरूरत और है। तो मैंने 2 लोगों को रोजगार दिया, श्रम, ठीक है, 2 लोगों के श्रम की व्यवस्था की है। अब मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा जमीन है, मुझे दिख रहा है भाई 1 बीघा तो मैं आसानी से कर लूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो अपने परिवार वालों को लगा लूंगा, ठीक है। तो मैं बाहर वाले को रोजगार क्यों दूंगा? तो ऐसे करके क्या है, रोजगार के साधन भी जो है सीमित होते चले गए, ठीक है। खेती में हमारा रोजगार जो होता है वो घटता चला गया। घटने का रीजन ये था कि जोतें जो उतनी छोटी होती चली गई तो रोजगार भी घटता चला गया, ठीक है। तो यहां पर आप 5वां हेडिंग ये लिख लेना कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ठीक है। देखिए श्रम की व्यवस्था कौन करेगा मैं लिखवा दी है हेडिंग, तो लिखना नहीं है यहां पे, आप समझ लीजिए केवल, ठीक है। लिखना नहीं है कि कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप बस समझ लीजिए कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था तभी हो सकती है जब हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में हमारा जोत बड़ा हो, यानी खेत का जोत है, खेत का साइज आकार है वो बड़ा हो, तभी हो सकती है, छोटे पर नहीं होती है। आम भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना कि सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 से निर्धारित किया गया है। ये नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यानी कि सरकार ने जो श्रम जो है, यानी जो दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? 300 रुपये, न्यूनतम 300 से कम पर आप काम पर किसी को नहीं रख सकते हैं। ये न्यूनतम मजदूरी सरकार ने फिक्स की है अभी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना, सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आई बात खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी के लिए क्या आवश्यकता होती है? यानी कि छोटे छोटे किसान जो होते हैं, यानी बड़े किसान तो अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि बड़े किसानों के पास क्या होता है भाई, अच्छी खासी फसलों की पैदावार होती है, कुछ अधिशेष अपने खाने योग्य, यानी कुछ अपने खाने के लिए, अपने परिवार के खाने के लिए कुछ अनाज बचा के रख लेते हैं, बाद बाकी मार्केट में बेच आते हैं, तो उन्हें क्या होता है, कुछ धन का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। भाई छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान भाई कम, यानी कम उत्पादन हुआ, परिवार बड़ा है, अब परिवार में ही वो वितरण हो गया सारा सब कुछ, जो अनाज था वो उसका अधिशेष परिवार में वितरित हो गया। अब बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेंगे तो इससे क्या होता है, जो किसान जो होते हैं वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं, यानी छोटे किसान जो होते हैं कर्ज में डूबते चले जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है, ठीक है। तो यहां पर अगली हेडिंग डाल लेना, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आवश्यक पूंजी में क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, यानी कि हमें कोई भी फसल उगाने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए बड़े किसान तो यहां पे अपनी पूर्ति कर लेंगे, भाई छोटे किसान जो है वो रह जाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस समझ लीजिए अपने माइंड में, समझते जाएंगे चीजों को तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला पॉइंट भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अगली हेडिंग आपकी यही है, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। यानी कि मैंने अभी ये लाइन अभी डिफाइन कर दी उसी लाइन में ही कि अधिशेष उत्पाद कब बचेगा। अधिशेष उत्पाद जब बचेगा, मान लीजिए
किसान ने गेहूं उगाया। अब गेहूं उगाने के बाद जो गेहूं की पैदावार हुई उसमें कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रखेगा और बाद बाकी बचा हुआ अधिशेष जो होगा वो बेच देगा, उससे थोड़ा पैसा मिल जाएगा। अब वहीं छोटा परिवार हुआ, छोटे परिवार में छोटा परिवार बोला, छोटा खेत हुआ और परिवार बड़ा है हमारा, तो हमारे पास अधिशेष बच जाएगा, यानी अधिशेष जो होगा वो हमारे परिवार में ही लग जाएगा और हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे करके उत्पादन जो होगा हमारा, उत्पादन की बिक्री हो ही नहीं पाएगी। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, चाहे लिखना या ना लिखना कोई आपकी मर्जी के ऊपर है, बस मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है लिखने लायक। ठीक है, यानी इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात थी। अब देखिए बात करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। अगली हेडिंग आपकी यही है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। पहली बात आती है डेयरी। ठीक है, डेयरी या अनप्रचलित उद्योग। पहली हेडिंग आपकी है डेयरी या अनप्रचलित उद्योग। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा यानी चरी खिलाते हैं। ठीक है, तो ये डेयरी उद्योग वहां फल फूल रहा है। इसके अलावा देखिए डेयरी उद्योग से उपराय पालमपुर का ही उद्योग नहीं है, डेयरी उद्योग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा गैर कृषि उद्योग के रूप में चलता है। ठीक है, आप सब लोग देखते हैं हमारे आसपास के गांव में आप देखते होंगे दूध की वैन वगैरह आती हैं। ठीक है, जो कि दूध इकट्ठा करके ले जाती हैं शहरों तक। ठीक है, तो डेयरी उद्योग हमारे यहाँ एक अन्य कृषि उद्योगों के रूप में गिना जाता है हमारे ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला उद्योग जो है लघु स्त्री विनिर्माण है। ठीक है, सेकंड आपकी जो है पालमपुर में लघु स्त्री विनिर्माण का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो खेती जिनके पास नहीं है या फिर खेती के पर्याप्त अवसर नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग लघु स्त्री विनिर्माण में जुड़ गए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग जहाँ पर जुड़ गए हैं, पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। ठीक है, या फिर कहीं छोटे मोटे उद्योग धंधों में भी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जुड़ गए हैं। रीजन जुड़ने का यही है कि भाई उनके पास प्रॉपर वे में पूरी तरह से खेत नहीं है, अच्छी खासी खेती नहीं है, इस वजह से उन्होंने छोटा मोटा विनिर्माण क्षेत्र को पकड़ लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दुकानदार। देखिए दुकानदार पालमपुर के कौन कौन से हैं, पालमपुर से भागे वाला गांव के दुकानदार कौन कौन से हैं। दुकानदार जो है वो ज्यादातर वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है चीजों की अदला बदली। मान लीजिए मैं 1 किलो गेहूं लेके गया, मैं 1 किलोग्राम गेहूं लेके गया, उसके बदले में मुझे दुकानदार ने 1 किलो शक्कर दे दी। ऐसा जो होता है यानी व्यापार जो होता है वो वस्तु विनिमय वाला व्यापार होता है। वो वस्तु विनिमय वाला व्यापार आज कहीं भी देखने को मिलता है। अब तो नकदी वाला व्यापार है, यानी धन की जो मुद्रा होती है, आभासी मुद्रा होती है, इसे बोली जाती है। आभासी मुद्रा हम लेके जाते हैं, उसके बदले में हम जो है अपनी जो चीजें हैं वो लेकर आते हैं, उपभोग करने वाली चीजें हम लेके आते हैं। ठीक है, तो पालमपुर के दुकानदार कैसे हैं ये भी आपने जान लिया और किस प्रकार से हमारा हो रहा है विनिमय वो भी आपने जान लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं परिवहन और तेजी से विकसित है। परिवहन के मामले में आज यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो वहां पर रिक्शा है, तांगा है, जीप ट्रैक्टर है, यानी यहाँ तक के कुछ गाँव में जो है ट्रेन वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ ग्रामीण अंचल जो है वो ट्रेन मार्ग रेल मार्गों से भी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर यातायात वगैरह जो है आसान हो गया है। अपना सामान वगैरह ढोने के लिए उन्हें शहरों तक पहुंचना बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखिए ये हमारा चैप्टर था। यहाँ चैप्टर में जो कहानी रूप था वो समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि उसमें से कुछ कहानी रूप जो है आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर समझाया। वरना मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अगर मैं लिखवाना चाहता तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मात्र 10 मिनट में ही समाप्त हो जाते, लेकिन उनसे फायदा कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर मैं वही केवल फैक्ट लिखवा देता तो यकीन मानिए आपको चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ता। तो मैंने साथ के साथ वो चीजें समझा दी ताकि आपको मेंस के टाइम पर आप जब आंसर लिखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस वीडियो से संबंधित आपको जो एमसीक्यू है, यानी कि जो आपका चैप्टर बने चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू वाला वीडियो है वो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। इस पर जाकर आप वहाँ पर आई बटन में जाकर यानी कि इस पर क्लिक करके आप आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे दिया, उस पर जाकर आप इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके यानी कि आप एमसीक्यू हैं उनके उत्तर देने के प्रयास कीजिए कि आपने कितना सीखा इस चैप्टर से। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका ज्ञान आप कितना अर्जित किया इस चैप्टर के माध्यम से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलिए। देखिए ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए पड़ गया चैप्टर ये वाला क्योंकि एक यहाँ पे कहानी और चल रही थी, साथ में पैरेलल में चल रही थी, तो कहानी की वजह से हमें कहानी भी समझनी पड़ी और अपनी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी निकालने पड़े हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा लगा हुआ है थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चैप्टर, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और आई होप आप अगर नोट्स बना के लिख लेंगे एक बार में तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।